सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और टेट की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पीएच टेट अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइको की आज की क्लास शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान पर बेस्ड है। लास्ट वीडियो का टॉपिक का ब्रीफ रिवीजन करते हुए नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, तो ब्रीफ में उसे देख लेते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मन की वृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा अर्थात यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान हुआ आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में विल्हेल्म वुंट जी ने जर्मनी के लेप्जिग विश्वविद्यालय में की थी। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का पहला मनोविज्ञान का विभाग शुरू किया था। अब बात आती है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। यह कौन सी शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक क्या क्या इसमें परिवर्तन आए, कैसे कैसे पहुंचा। 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की विचारधारा में परिवर्तन हुआ और आत्मा के विज्ञान की जगह अब इसे मन अर्थात मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में फिर इस विचारधारा में परिवर्तन हुआ और इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। 20वीं शताब्दी में विचारधारा में फिर परिवर्तन आया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, जो कि अभी तक चल रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मनोविज्ञान के विकास के संबंध में वुडवर्थ महोदय ने दिया है। वो कहते हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, then it lost its consciousness, it still has behavior of sort। अर्थात सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन अर्थात मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह हमारा पिछली वीडियो का रिवीजन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से बना है, एक शिक्षा, दूसरा मनोविज्ञान। और इन दो शब्दों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है मानव का व्यवहार, मानव व्यवहार। ब्राउन महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। वहीं पिल्सबरी जी कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इन दोनों कथनों से यह पता चल रहा है कि शिक्षा में और मनोविज्ञान में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए कहा भी गया है कि शिक्षा जो कुछ करती है, जिस प्रकार वह किया जाता है, उसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सेंट्रोक महोदय ने कहा है
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। इतनी सारी बातें जो हमने देखी, परिभाषाएं हमने देखी, ओवरऑल उन सभी को मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो शिक्षण विधियों के अध्ययन एवं मूल्यांकन से संबंधित है और साथ ही साथ शैक्षिक समस्याओं वाले विद्यार्थियों की मदद करता है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, इसीलिए और शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। जो ये परिवर्तन हुए हैं, आइए एक चार्ट के माध्यम से उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्रांतिकारी परिवर्तन। पहला परिवर्तन है बालक को महत्व। इसी पॉइंट ने, इसी बिंदु ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। दूसरा है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, अर्थात जैसे शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, इनका महत्व अलग अलग। तीसरा है बालक की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का महत्व। मूल प्रवृत्ति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं और पिछले टेट में भी, यूपी टेट में भी इससे प्रश्न आया था। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। चौथा पॉइंट है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। अलग अलग बालकों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। अगला बिंदु है पाठ्यक्रम में सुधार। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज की क्रियाओं पर बल। सातवां पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में उन्नति। और आठवां बिंदु है शिक्षण विधियों में सुधार। नौवां बिंदु कहता है अनुशासन की नई विधियां, अर्थात दंडात्मक विधि ना होकर के भय मुक्त वातावरण में शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन की नई विधियां। मूल्यांकन करने के लिए जैसे हम अपने विद्यालयों में कार्यानुभव के माध्यम से करते हैं, इस तरह से, और सत्र परीक्षा, हाफ ईयरली, इसी तरह से एग्जाम के माध्यम से। अगला पॉइंट 11वें नंबर का पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है तीन संबंधों का विकास। रेबर्न महोदय का मत है कि शिक्षा में तीन प्रकार के संबंध होते हैं। पहला संबंध है बालक और शिक्षक के बीच, दूसरा बालक और समाज के बीच, तीसरा बालक और विषय के बीच। अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति और सफलता। और अंतिम पॉइंट है नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के पश्चात अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बाल मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी। जैसा कि हम पहले से देखते आ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान भी दो शब्दों का ही मेल है। पहला है बाल और दूसरा है मनोविज्ञान। बाल अर्थात बालक, मनोविज्ञान अर्थात मन का अध्ययन। अब हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कहां से, जन्म काल से और कहां तक, परिपक्वता तक। कहीं कहीं परिपक्वता के स्थान पर किशोर अवस्था शब्द भी आता है, तो परिपक्वता तक करता है। परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी तक करता है। बाल मनोविज्ञान के संबंध में कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार
बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहां से गर्भ काल से प्रारंभ करके किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। इसी संबंध में जेम्स ड्रेवर जी का कथन है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके और उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है विकास तथा परिपक्वता की अवस्थाएं। दूसरा है बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव। और नेक्स्ट बिंदु है बालक और समाज के उन सदस्यों के मध्य जहां बालक का जन्म और पालन पोषण होता है। जैसा कि पहले बिंदु में ही शब्द आया है विकास, ऐसा ही एक शब्द और भी है वृद्धि या अभिवृद्धि। सामान्य तौर पर आमतौर पर वृद्धि और विकास का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, पर क्या ये दोनों शब्द एक ही है या डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं और पहले वृद्धि को अच्छे से जानते हैं। वृद्धि जिसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है। वृद्धि या अभिवृद्धि। वृद्धि या अभिवृद्धि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। व्यक्ति शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में व्यक्ति की शैशव अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार भी परिवर्तित होता है। आकार बढ़ने में अथवा अभिवृद्धि में केवल शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि ही नहीं आती, बल्कि उसमें शरीर के विभिन्न बाह्य अंगों जैसे कि हाथ, पैर, सिर इत्यादि और आंतरिक अंगों जैसे कि हृदय, मस्तिष्क आदि का बढ़ना भी शामिल है। इस वृद्धि को विभिन्न प्रकार की इकाइयों में मापा जा सकता है। अभिवृद्धि या वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। इस संबंध में सोरेनसन महोदय का कहना है, सोरेनसन महोदय का कहना है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है। और वो वृद्धि कैसी होगी? ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव है। आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान एवं वृद्धि को अच्छे से समझा। वृद्धि के पश्चात अब क्या है विकास
और क्या वृद्धि और विकास दोनों एक हैं या दोनों में अंतर है? इस प्रश्न का जवाब लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और अध्ययन करते रहिए टेट का। नमस्कार।